Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने 1,30,000 हेक्टेयर की भूमि पर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का माध्यम चुना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, ओडिशा। तो अब डिटेल्स में बात कर लेते हैं इस पूरे योजना के बारे में। ओडिशा की सरकार ने 1 जून को एक नया इनिशिएटिव लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है सबूजा ओडिशा। इस इनिशिएटिव के तहत वो 1,30,264 हेक्टेयर की भूमि पर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए प्लांट्स लगाएंगे। इसके लिए एक वेब बेस्ड सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है ताकि इस पूरे कैंपेन या अभियान को सही से मॉनिटर और सुपरवाइज किया जा सके। और अलग अलग कमेटी का गठन हुआ है ग्राउंड लेवल पे, और जिन्हें लीड करेंगे वहाँ के कलेक्टर्स, ताकि सही से कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस पूरी योजना की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर हैं, उनका नाम है गणेशी लाल, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है नवीन पटनायक। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन को शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, दिल्ली। तो अब बात कर लेते हैं इस अभियान के बारे में। दिल्ली की सरकार ने एक अभियान चालू किया है और इसकी घोषणा की है दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर गोपाल राय ने 2 जुलाई 2020 को। इसके तहत दिल्ली की सरकार ने निर्णय लिया है कि पेड़ों के माध्यम से जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली का, उसे कम किया जाएगा। ये कैंपेन 17 दिन चलेगा, फ्रॉम 10 जुलाई टू 26 जुलाई 2020, जिसके तहत 31 लाख पेड़ के सैपलिंग्स लगाए जाएंगे दिल्ली में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, विच स्टेट हैज बीन एंटायरली डिक्लेयर्ड एज द डिस्टर्ब्ड एरिया for 6 more months under the AFSPA Act 1958 by the government? सरकार द्वारा AFSPA अधिनियम 1998 के तहत 6 और महीनों के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, नागालैंड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। हमारी जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने नागालैंड को डिस्टर्ब्ड क्षेत्र घोषित किया है और 6 महीनों के लिए टिल दिसंबर 2020 हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसके तहत उन्हें कहा कि ये डिसीजन लिया गया है सीइंग कि नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही डेंजरस और डिस्टर्बिंग कंडीशंस हैं और वहाँ पर आर्मी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो AFSPA हैं वो नागालैंड में लगभग 60 वर्षों से हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस संगठन ने 400 मिलियन US$ की सहायता प्रदान की है, जिसके तहत गंगा को रिजुविनेट किया जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, वर्ल्ड बैंक। तो अब बात कर लेते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। जो वर्ल्ड बैंक है यानी कि विश्व बैंक है, उन्होंने 1 जुलाई को अपना एक सपोर्ट देने का निर्णय किया है हमारी सरकार को ऑफ 400 मिलियन US$, यानी कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए, ताकि जो हमारी गंगा है उसका कायाकल्प हो सके, उसमें जो पोल्यूशन है उसे कम किया जा सके और गंगा को रिजुविनेट किया जा सके। गंगा लगभग 500 मिलियन लोगों की लाइफलाइन है, इसीलिए वो चाहती है कि हमारा जो मैनेजमेंट है, रिवर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसे हम और मजबूत बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके इससे लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, केयर रेटिंग्स ने भारत की GDP ग्रोथ को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 2021 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, -6.4%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
केयर रेटिंग्स ने 2 जुलाई को एक रिवाइज्ड डेटा रिलीज किया है, जिसके तहत उन्होंने आंका है कि भारत की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एट -6.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। और इट इज़ सोली बिकॉज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश में वो अभी भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन। उन्होंने मई में प्रोजेक्ट किया था कि भारत की जीडीपी है वो हो जाएगी 1.5 to 1.6%। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने भारत की जीडीपी की प्रोजेक्शन क्या की है। वर्ल्ड बैंक ने आंका है भारत की जीडीपी एट -3.2%, एडीबी ने आंका है एट -4%, यूनाइटेड नेशंस ने आंका है एट 1.2%, आईएमएफ ने आंका है एट -4.5%, ओईसीडी ने आंका है एट -3.7%, आरबीआई ने आंका है एट -1.5%, एसबीआई ने आंका है एट -6.8%, सीरिस ने आंका है एट -5% और फिच ने आंका है एट -5%। तो चलिए लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। छठा सवाल, इंटेल कैपिटल ने कितने प्रतिशत तक निवेश किए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में फॉर 0.39% स्टेक। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 1894.50 करोड़। चलिए बात कर लेते हैं आगे। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंफर्म किया है कि इंटेल कैपिटल ने खरीदा है उनका 0.39% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स और इसके तहत उन्होंने निवेश किए हैं 1894.50 करोड़। ये जो डील है ये 12th डील है लगभग इन 9 to 10 वीक्स के बीच में। जियो अपने शेयर्स कंटिन्यूसली बेचे जा रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स या फिर अलग अलग कंपनीज को, और अब जियो प्लेटफॉर्म की एंटरप्राइज वैल्यू बढ़कर हो गई है 5.16 लाख करोड़। तो चलिए अब बात एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि उन्होंने ये स्टेक्स कितने प्रतिशत तक किसको किसको बेचे हैं। फेसबुक को उन्होंने बेचा है 9.99% स्टेक फॉर 43,573.62 करोड़। सिल्वर लेक पार्टनर्स को उन्होंने बेचा है 1.15% स्टेक फॉर 5,655.75 करोड़। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को उन्होंने बेचा है 2.32% स्टेक 11,367 करोड़ के लिए। जनरल अटलांटिक को उन्होंने बेचा है 1.34% स्टेक फॉर 6,598.38 करोड़। केकेआर को उन्होंने बेचा है 2.32% स्टेक फॉर 11,367 करोड़। मुबाडाला को उन्होंने बेचा है 1.85% स्टेक फॉर 9,093.60 करोड़। सिल्वर लेक पार्टनर्स को उन्होंने दोबारा बेचा था 0.93% स्टेक फॉर 4,546.80 करोड़। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को उन्होंने बेचा है 1.16% स्टेक फॉर 5,683.50 करोड़। टीपीजी को उन्होंने बेचा है 0.93% स्टेक फॉर 4,546.80 करोड़। एल कैटरटन को उन्होंने बेचा है 0.39% स्टेक फॉर 1,894.50 करोड़। पीआईएफ को उन्होंने बेचा है 2.32% स्टेक फॉर 11,367 करोड़। और इंटेल की तो हमने कर ली है बात कि उन्होंने बेचा है 0.39% स्टेक फॉर 1,894.50 करोड़। तो अब तक उन्होंने मार्केट से रिकवर किया है 1,17,588.45 करोड़ बाई सेलिंग 25.09% ऑफ इट्स स्टेक, यानी कि लगभग 1/4 उन्होंने अपना स्टेक बेच के इतने पैसे रिकवर किए हैं मार्केट से। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया था कि जियो प्लेटफॉर्म्स अब हो गया है नेट डेट फ्री और उनकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है उनकी मार्केट वैल्यू है वो बढ़कर हो गई है 11 लाख करोड़। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, हाल ही में यूएन चीफ ने 2 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को चुना है भारत से, जो एक साइंटिफिक ग्रुप का हिस्सा होंगे फॉर द 2021 फूड समिट। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, भारत से 2 लोगों को लिया गया है, तो उनका नाम है रतन लाल और उमा लिली। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं इसके बारे में।
यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप का गठन किया है जिसमें भारत से 2 जाने माने विख्यात एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को चुना गया है एज मेंबर्स। उनमें से है डॉक्टर रतन लाल और डॉक्टर उमा लिली। इन्हें चुना गया है उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए फॉर द नेक्स्ट ग्लोबल फूड समिट जो अगले साल होगा। प्रोफेसर रतन लाल है फ्रॉम द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और डॉक्टर उमा लिले है, वो है फ्रॉम द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये जो दोनों एमिनेंट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, ये अपने ओपिनियंस देते हैं बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस कि कैसे हमारे जो किसान हैं उनको मदद हो सके और ज़्यादा हमारे लैंड का नुकसान हुए बिना हम कैसे उसको सही ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज वी सूर्यनारायणन। तो बात कर लेते हैं डिटेल्स इसके बारे में। चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 1 जुलाई को अनाउंस की है कि उन्होंने अपॉइंट किया है वी सूर्य नारायणन को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम 1 जुलाई। इनसे पहले जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम था एस गोपाल रत्नम। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एमएस जनरल इंश्योरेंस क्या है। एमएस जनरल इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन 2 ग्रुप्स, एक है मुरुगप्पा ग्रुप और दूसरा है जापान बेस्ड मित्सुई सुमिटोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, एक 9 मेंबर वर्किंग कमेटी का गठन हुआ है बाय द IRDAI जिसके तहत इंडियन नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो श्योरिटी बॉन्ड ऑफर कर रहे हैं अलग अलग ठेकेदार को, उसकी देखरेख की जाएगी। उसके हेड के रूप में किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज CG श्रीनिवासन को चुना गया है एज द हेड ऑफ द 9 मेंबर वर्किंग कमेटी। चलिए अब डिटेल्स में कर लेते हैं बात। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 9 मेंबर हैं और उनके हेड के रूप में चुना गया है मिस्टर G श्रीनिवासन को। इसके तहत जो कॉन्ट्रैक्टर्स को श्योरिटी बॉन्ड प्रोवाइड कर रही है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय नॉन लाइफ इंश्योरेंस, उसकी देखरेख की जाएगी। ये जो प्रपोजल है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के रिक्वेस्ट पे बनाई गई है कि जो श्योरिटी बॉन्ड है कॉन्ट्रैक्टर्स को वो दे सकते हैं या नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी का गठन हुआ है। ये बॉन्ड है ये ठेकेदारों को दिया जाता है ताकि सही से सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन वो कर सके अपने काम को, और जो पार्टी है जो ये कॉन्ट्रैक्ट दे रही है उसे सेटिस्फैक्शन हो कि इस बॉन्ड के तहत वो लोग सही से काम करेंगे। आप कह सकते हैं एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में ये बॉन्ड दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। तो चलिए बात कर लेते हैं। हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। इस दिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की एनिवर्सरी के रूप में भी मनाया जाता है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1924 के बीच में ड्यूरिंग द समर ओलंपिक्स इन पेरिस। जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं जर्नलिस्ट, वैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं जो कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट को कवर करते हैं अलग अलग जगहों पे जाके, तो उन्हें सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस प्रोफेशन को बिलोंग करती थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी कोरियोग्राफर थी सरोज खान। बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर का हाल ही में निधन हुआ है 3 जुलाई को मुंबई के अस्पताल में 71 साल की उम्र में। सरोज खान एक बहुत ही फेमस नेम था इन द फील्ड ऑफ कोरियोग्राफी और उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं और कई सारी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस जैसे कि श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के सुपरहिट सॉन्ग्स उन्होंने खुद कोरियोग्राफ किए हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, क्रिकेटिंग के लेजेंड सर एवर्टन वीक्स का हाल ही में निधन हुआ है 95 साल की उम्र में। वो किस देश को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, वेस्ट इंडीज। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये लेजेंडरी वेस्ट इंडीज के बैट्समैन हैं सर एवर्टन वीक्स का हाल ही में निधन हुआ है 95 साल की उम्र में। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने टोटल में स्कोर किए हैं 4455 रन और उनका एवरेज 48 टेस्ट में रहा है 58.61। इसके अलावा वो ओनली क्रिकेटर हैं जिन्होंने 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट इनिंग्स में सेंचुरीज भी बनाई हैं। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो, पैरा 13.2 हो। आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे वो हमारे वेब में हो या फिर ऐप में हो। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।